हार्मोन बॉडी में घूमता तो है, पर काम कैसे करता है? हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, हार्मोन एक ग्लैंड ने सिक्रीट किया और टारगेट ऑर्गन के पास जाकर अपना इफेक्ट शो कर दिया। बट ये होता कैसे है? आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एनसीईआरटी के अंदर ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट नीट के अंदर इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो चलो समझते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में बेटा, हमारे पास ये एक हार्मोन है, ये सिक्रीट हुआ। हार्मोन को तुम इमेजिन करो लाइक अ की, राइट? ये एक हार्मोन सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होने के बाद बेटा ये अपने एक सेल के पास जाता है। सेल को तुम समझो लॉक। अब हार्मोन ने इस सेल से कोई फंक्शन करवाना है। सेल को अभी नहीं पता कि अब मुझे ये फंक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब तक करना है, कितना करना है, कोई आइडिया नहीं है। बट हार्मोन को पता है, वो सारा मैसेज जो है वो लेकर आएगा और सेल को बताएगा, गाइड करेगा, कमांड देगा। सो ये होता कैसे है? जो बेटा जी सेल है, इसके पास हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है। जब तक ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ विच इज प्रेजेंट ऑन अ सेल बाइंड नहीं होगा, तब तक हार्मोन का इफेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो रिसेप्टर। अब जैसे एक लॉक के लिए एक की स्पेसिफिक होती है कि इस लॉक के साथ बस यही की जो है वो लग सकती है, और ऐसे कुछ कुछ भी नहीं होता कि रैंडम कोई भी की उठाओ और लॉक पे लगाओ और लॉक खुल जाएगा। नो। सिमिलरली विद द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हर एक सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है फॉर अ स्पेसिफिक हार्मोन। मींस एक रिसेप्टर के साथ ये जिस हार्मोन का रिसेप्टर है, केवल वही आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है। दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस एक पर्टिकुलर हार्मोन आके ही उस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। ऐसा नहीं है कि सेल के पास एक रिसेप्टर है, अब चाहे हजारों हार्मोन आए और उसी एक रिसेप्टर के साथ वो अटैच होते रहेंगे। नो, हर हार्मोन के लिए एक सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। अब थोड़ा सा याद करो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तुम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिटेल में पढ़ते हो। उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की। बट मेनली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपिड बाइलेयर की। तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हमारी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। नॉन पोलर चीजें क्रॉस कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितने भी हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स प्रोटीन नेचर के हैं या फिर वाटर सॉल्युबल नेचर के हैं, वो सब बेटा सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनके रिसेप्टर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब उनकी बेटा एक लिमिटेड वो अप्रोच है कि वो सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनका रिसेप्टर कभी भी सेल के अंदर हो ही नहीं सकता। उनका रिसेप्टर हमेशा प्रेजेंट होगा सेल के ऊपर। ओके, अगर तुम्हें इस चीज को समझना है ना, तो हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे बेटा दो दोस्त हैं। एक तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी फैमिली को बहुत पसंद है, ही इज लाइक योर सिबलिंग। वो कभी भी आए कभी भी जाए, कोई तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आया शाम को 4 बजे, उसने डोरबेल रिंग की, तुम्हारी मम्मी ने दरवाजा खोला, वो डायरेक्ट अंदर आया। वो एक मैसेज लेकर आया था, वो मैसेज आके आपको दे दिया। आप अपने घर में अपने रूम में बैठे हो, डायरेक्ट वो अंदर आया, मैसेज आपको दे दिया। क्यों आया वो घर के अंदर? क्योंकि उसको एंट्री अलाउड है, ही कैन एंटर। सो दैट इज वाई उसने मैसेज डायरेक्टली आपको ट्रांसफर कर दिया। वहीं पर एक आपका दोस्त है, वो आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी फैमिली उसे घर के अंदर आना अलाउ नहीं करती है।
अब शाम को 5 बजे वो आया, वो भी एक मैसेज लेकर आया आपके लिए, इंपॉर्टेंट मैसेज है इसीलिए उसको आना पड़ा। उसने डोरबेल रिंग की, आपकी मदर ने दरवाजा खोला। अब क्योंकि वो आपकी फैमिली को पसंद नहीं है, आपके घर पे आना उसको अलाउड नहीं है, तो आपकी मदर उसको घर के अंदर आना, एंटर अलाउ नहीं करेगी। तो अब मैसेज तो आपको देना है, तो वो क्या करेगा? वो मैसेज पहले आपकी मदर को देगा, आपकी मदर सेम मैसेज आपको ट्रांसफर करेगी। ये है वो रिसेप्टर्स जो सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। हियर योर फ्रेंड इज द प्राइमरी मैसेंजर एंड योर मदर इज द सेकेंडरी मैसेंजर। तुम्हारी मम्मी सेकेंडरी मैसेंजर है, सेम मैसेज लेकर आपके पास आई। अब जैसी इंफॉर्मेशन आपकी मम्मी लेकर आई है वैसा ही फंक्शन आप करना स्टार्ट कर दोगे। जिसमें आपका फ्रेंड अंदर एंटर कर सकता था, वहां उस केस में आप हार्मोन या फिर आपका फ्रेंड जो भी मैसेज लेकर आया है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ही एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सेम टू सेम इसी, ये जो मैंने आपको ये पूरा बताया है रियल लाइफ इंस्टेंस, इसी से ही मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्लियर हो जाता है। सुन समझो, हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड इंट्रासेल्यूलर। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है, इंट्रासेल्यूलर मतलब जो सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, बट तुम्हारी एनसीईआरटी न्यूक्लियस ही लिखती है, तो तुम समझो कि ये इंट्रासेल्युलर मैसेंजर न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो बेटा न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर मैसेंजर है, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पास ऑन करेगा हार्मोन। बट जिसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर है, जो सेल को क्रॉस करके नहीं जा सकता, वो मैसेज हमेशा अपना सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ट्रांसमिट करवाएगा। एंड देन जो जैसा हार्मोन आएगा वैसा हमारा सेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? सो लेट्स read out what this topic is saying. So, mechanism of hormone action. Hormones produce their effect on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors. कि जो हार्मोन है वो अपना टारगेट टिश्यू के ऊपर इफेक्ट शो करता है बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विच इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर, जो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? टारगेट टिश्यूज पर। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिसेप्टर दो तरह का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मींस जो रिसेप्टर है बेटा वो इनसाइड द टारगेट सेल होगा, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। योर एनसीईआरटी सेज मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ओके, नाउ सबसे पहले फ्लो चार्ट है एक। सबसे पहले बेटा जी हार्मोन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, बाइंड होते ही हमारे पास बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, वो रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है, इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है, उसके साथ बाइंड हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद बेटा जी बायोकेमिकल चेंजेस, मतलब कि हमारे सेल के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस, हमारे टारगेट टिश्यू के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन जो टारगेट टिश्यू है उसका मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब जो भी हार्मोन वो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंट्रोल करता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल एक्शन ऑफ आवर हार्मोन्स, हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग देयर एक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक रिसेप्टर एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। एवरी रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। ओके, सो ये आप हाईलाइट कर लो, अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लो। नाउ बेटा जी हमारे पास दो तरह के मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, वही स्टोरी है, बस ट्विस्ट एंड टर्न करके इसको बारी बारी लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में भी। अगेन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, उससे रिलेटेड एक डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में। देन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, उसके रिलेटेड गिवन डायग्राम, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेटा हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, those receptors which are present on the surface of the cell, on the membrane of the cell, because these hormones cannot cross the membrane. So
हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जो हॉर्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो टारगेट सेल में एंटर नहीं हो सकते। अब वही एग्जांपल याद करो, वो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारी फैमिली को नहीं पसंद, वो अपना मैसेज किसके थ्रू दे रहा था? तुम्हें, तुम्हारी मदर के थ्रू। तुम्हारी मदर क्या थी? सेकेंडरी मैसेंजर। सो ये हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट करेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर। इसकी एग्जांपल्स तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस। मार्केट, तीन एग्जांपल्स गिवन है, तीनों रट लो, साइक्लिक एएमपी, IP3, Ca2 पॉजिटिव। एंड देन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो भी सेल का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हार्मोन लेकर आया है वैसा तुम्हारा सेल जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे कि एग्जांपल, अब एक हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फीमेल्स के अंदर लेट्स से क्या काम होता है? हमारी जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाना ताकि ग्राफियन फॉलिकल्स बन पाए। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। ये है हमारा, ये जो हाफ ट्राइंगल स्क्वायर जैसा बनाया हुआ है, दिस इज योर रिसेप्टर फॉर FSH। ये रिसेप्टर, ये हार्मोन आके बाइंड हुआ तो ये क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। किसको एक्टिवेट करना है? प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करवाना है। कहाँ करवाना है? ओवरी के अंदर। तो ये हमारे पास है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में जो तुम्हें नोट डाउन करनी है, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे नीट में बन जाता है। सो ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा जी? ओवेरियन मेम्ब्रेन। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। कौन हो सकता है वो? साइक्लिक एएमपी और Ca2 पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली बेटा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा और ओवरी के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द वे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर एक्टिंग इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मतलब जिनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। सो हॉर्मोन्स कैन डायरेक्टली interact with the intranuclear receptors or intracellular receptors. Hormone can directly cross the cell membrane. So hormones which interact with intracellular receptors, example steroid hormones, iodothioneins. Iodothioneins कौन से हैं? Thyroid hormones. They can cross the cell. They can directly interact with the intracellular receptors. सो दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मीन्स हमारा डीएनए कैसे एक्सप्रेस होगा वाया प्रोटीन फॉर्मेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, विच मीन्स जैसे ही इंट्रासेल्युलरली हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली जीनोम, जीनोम मीन्स योर, सिंपल लैंग्वेज में बोले योर डीएनए, उसके साथ जाके इंटरैक्ट करेगा। देन जो हमारा डीएनए है वो सेंट्रल डॉग्मा फॉलो करेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जो भी अब ये प्रोटीन बना है, ये क्यों बना है? ड्यू टू द पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब जो ये प्रोटीन बना है ये ही तुम्हारा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। सो दिस इज द वे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर एक्टिंग इनसाइड आवर बॉडी। Now this is one diagram given for the same. So we have hormone estrogen which is steroid in nature, so they can cross the membrane. See, you can see this green colored dot which is represented as estrogen. It is directly crossing the cell membrane. See, you can see uterine cell membrane. Estrogen acts on the uterine cell membrane. ओके, सो मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है हमारी प्रेगनेंसी में दो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं इनिशियली। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन तुम पढ़ते हो, प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so hormone receptor complex is formed. This hormone receptor, this is the receptor and this is the hormone. This hormone receptor complex is interacting with the genome. So you can see this is the genome. Now
बहुत बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं. दे फील लाइक दिस mRNA is given as an arrow that this this helical structure is mRNA. No, this is just representing that from this genome mRNA is formed, then from this mRNA proteins are formed. Now due to this particular protein formation, any physiological responses made according to the hormone. So this is the way the intracellular receptors and hormones are interacting, are performing inside our body. So always remember, in mechanism of hormone action, we have two receptors, intracellular and membrane bound. जो hormone membrane cross नहीं कर सकते वो membrane bound receptors के साथ activate होंगे. And then क्या बनाएंगे? Secondary messenger. No secondary messenger is required for intracellular receptors क्योंकि वहाँ hormone directly एंटर कर रहा है इनटू योर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, मेनली न्यूक्लियस. रिमेंबर, मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर देयर इनसाइड आवर बॉडी. क्लियर? So now question time. I have two PYQs based on this particular topic. Very important PYQs. अब बहुत इजी लगेंगे क्योंकि हमने ये सेम जो है पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है टॉपिक. अगर तुमने इस वीडियो के अंदर ये पूरा समझ लिया है, अब तुम नीट में ये क्वेश्चन पक्का मिस करोगे ही नहीं. आराम से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ए, B and C in the diagrammatic representation of the mechanism of hormone action. कि हमारे पास डायग्राम के अंदर A, B and C तीन मार्क किए हुए हैं, हमें बताना है वो क्या है. सेम टू सेम डायग्राम हमने FSH के लिए देखा है. A was your hormone and B was your रिसेप्टर. हमें इतना ही A और B देख के ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन आएगा. यहाँ देखो A स्टीरॉयड हार्मोन गिवन है, गलत. स्टीरॉयड हार्मोन गलत. Then B is a receptor and यहाँ B mentioned है cyclic AMP, so ये गलत. So this is the correct answer. Response 1 के बाद secondary messenger बनता है which is cyclic AMP. So B is the correct answer. Next, which one of the following is not a secondary messenger in hormone action? Hormone action में कौन secondary messenger का काम नहीं करता? हमने पढ़ा है CAMP, cyclic adenosine monophosphate. Adenosine and guanosine are same, both are purines. मतलब adenine and guanine वहीं से ये बने हैं तो दोनों सेम है. दोनों can act as a secondary messenger with the little differences of course. Calcium is also Ca2 positive form में, it is also acting as a secondary messenger. Sodium is not a secondary messenger, so we'll go with the D, sodium. So I hope अब तुम इस टॉपिक में बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर तुम्हें ये समझ में आ गया